नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 19 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए आज का। सुभाष चंद्र बोस जी का कोट है, नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशंस। बोस का देखो ये मानना था, बातों से कुछ नहीं होता, अगर बदलाव लाना है तो एक्शन लेना होगा। हिस्ट्री में देखो कोई भी बड़ा चेंज, कोई भी रियल चेंज सिर्फ डिस्कशन करके नहीं आया है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लोग सड़कों पर आए तब जाके बदलाव आया। अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए मूवमेंट चली, लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब जाके स्लेवरी खत्म हुई। तो इसलिए बोस को यह लगता था कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है ब्रिटिशर्स से, और इससे सिर्फ बातें करने से ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, वो एक्शन में विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, आजाद हिंद फौज। बहुत से यूथ इंस्पायर्ड हुए। इस कोट को देखो आप ना स्वच्छ भारत मूवमेंट से भी रिलेट कर सकते हो। सिर्फ बातें करने से हाँ गंदगी दूर होनी चाहिए, उससे कुछ नहीं हुआ। टॉयलेट्स बने, जन भागीदारी हुई, लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तब जाके देखो रियल चेंज ग्राउंड पे दिखने लगा। हालांकि देखो कोर्ट के विपरीत भी आपको पॉइंट्स देने हैं। कोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस को सपोर्ट करने लगो, और कभी कभार डिस्कशंस भी जरूरी होते हैं, डिस्कशंस भी जरूरी हैं, प्लानिंग भी जरूरी है, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। आज देखो डिस्कशन की बात करें, आज हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेरियार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेरियार की बर्थ एनिवर्सरी। पेरियार एक इंपॉर्टेंट लीडर है, यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछती है, प्री मेंस दोनों में। दूसरा आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशन से संबंधित डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ वर्सेस लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, इकोनॉमी का आर्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में एक स्टैटिक टॉपिक हम जो रिवाइज करते हैं डेली, आज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हम रिवाइज करेंगे कीवर्ड्स के माध्यम से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो पेरियार से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, 2 दिन पहले यानी 17 सितंबर को ना इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। और कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 146। अगर 150 यानी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी होती तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बट एनी हाउ पेरियार देखो इंपॉर्टेंट लीडर है जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। पेरियार जिनका जन्म हुआ 1879 में, और इन्हें जाना जाता है, इन्हें याद किया जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए जो इन्होंने चलाई तमिल लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो समाज में मार्जिनलाइज्ड थे, जिनका काफ़ी ज़्यादा शोषण होता था। तो पेरियार ने ये मूवमेंट चलाई थी, ऐसे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्टोर कर सकें और अपनी आइडेंटिटी समाज में फिर से कायम कर सकें। इसके अलावा देखो उन्हें याद किया जाता है, उन्हें द्रविड़ नाडु की मांग की थी उन्होंने। द्रविड़ नाडु मतलब एक अलग से देश की मांग की थी, जिसमें आज के समय में साउदर्न इंडिया के 5 राज्य हैं, वो सब शामिल होंगे द्रविड़ नाडु में। ऐसा अलग से देश बनाया जाए, ऐसी इन्होंने मांग की थी। शुरुआत में देखो पेरियार ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो कांग्रेस में स्टार्ट किया था, लेकिन उनकी ना गांधी से लड़ाई हो गई थी। एक किस्सा है, एक देखो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड स्कूल हुआ करता था, गुरुकुलम। ये स्कूल कहाँ पे था? ये स्कूल ना चेरम महादेवी में था, और ये जगह तिरुनवेली के नज़दीक है। तो ये जो स्कूल था ना, ये कांग्रेस द्वारा स्पॉन्सर्ड था, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे वीवीएस अय्यर। तो हुआ क्या, वीवीएस अय्यर ने ना अपने पेरेंट्स के कहने पे, जब गांधी जी ने यहाँ पे विजिट किया ना, तो अपने पेरेंट्स के कहने पे उन्होंने ब्राह्मण स्टूडेंट्स और नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स के लिए ना अलग से खाने का आयोजन किया। एक जगह पे ब्राह्मण स्टूडेंट्स बैठ के खाना खा रहे थे और दूसरी जगह नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स। तो इस बात से पेरियार काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए। उन्होंने बोला कि कांग्रेस अपनी अप्रोच में ना काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, कांग्रेस को कास्ट में रिफॉर्म्स लाने चाहिए, बट कांग्रेस उस स्पीड से कास्ट में रिफॉर्म्स नहीं ला रही है। तो बात गांधी जी तक पहुंची। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला देखो मैं अब इन स्टूडेंट्स को रोक नहीं सकता, इन ब्राह्मण स्टूडेंट्स को जो अलग से खाना खा रहे हैं, क्योंकि अलग से खाना खाना कोई पाप नहीं है, ये इनके मोरल प्रिंसिपल्स हैं, इनको गाइड कर रहे हैं, और मैं इनके मोरल प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट करता हूं। गांधी जी ने ये बात बोली। उनकी अप्रोच देखो ये थी कि आप ना किसी को फोर्स नहीं कर सकते
किसी के साथ खाना खाने के लिए। सोशल रिफॉर्म्स ना एक स्लो प्रोसेस है, ये गांधी का मानना था। सोशल रिफॉर्म्स एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे उन्हें परसुएड किया जाएगा, फोर्स करने से काम नहीं चलेगा। बट देखो पेरियार को ना इस घटना से काफ़ी धक्का लगा। उन्हें लगा यार मैं जिस पार्टी में हूँ वो पार्टी कास्ट में रिफॉर्म्स लाने के बजाय कास्ट की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे स्पॉन्सर कर रही है, क्योंकि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड स्कूल में ये ऐसा हो रहा था ना। तो इस घटना से दुखी होकर उन्होंने ना 1925 में रिजाइन दे दिया और उन्होंने ज्वाइन कर ली जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी क्या कर रही थी? जस्टिस पार्टी उस समय काफ़ी फेमस हो रही थी और ब्यूरोक्रेसी में वो उस समय नॉन ब्राह्मण्स के रिजर्वेशन की बात करती थी। और 1929 में जब वो मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आए तो उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स के लिए ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट भी कर दिया था। कुल मिला के देखो ये जो जस्टिस पार्टी थी ना, ये हर जगह पे स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण्स की डोमिनेंस को अपोज करती थी और काफ़ी एग्रेसिव थी अपने अप्रोच में। इसी वजह से पेरियार ने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। पेरियार ने ना उसके बाद देखो वाइकोम सत्याग्रह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वाइकोम सत्याग्रह क्या था? देखो केरला में ना एक फेमस टेम्पल था वाइकोम। अब वाइकोम टेम्पल के सामने जो रोड जा रहा था ना, उस रोड पे जो उस समय दलित थे ना, उनको उस रोड को एक्सेस करने का अधिकार नहीं था। तो दलित उस रोड को एक्सेस कर सके, इसलिए ये मूवमेंट उस समय चली थी। गांधी भी वहाँ पे गए थे और पेरियार भी अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे गए थे उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। 2 बार उनको अरेस्ट भी किया गया। इस मूवमेंट के दौरान ना उनको वाइकोम विरार के नाम से जाना जाने लगा, हीरो ऑफ वाइकोम। अप्रोच में देखो काफ़ी डिफरेंस था। एक तरफ कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, मतलब प्रायोरिटी उनकी थी कि ब्रिटिशर से देश को आज़ाद करवाया जाए, लेकिन पेरियार जो थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को पॉलिटिकल रिफॉर्म से जोड़ दिया। उन्होंने बोला कि भाई पहले हमारे समाज में जो दिखते हैं उन्हें तो ठीक करो। उन्होंने एक बात बोली कि जो तमिल आइडेंटिटी है ना, तमिल आइडेंटिटी समाज में इक्वलिटी में विश्वास किया करती थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया से आयरन्स आए, नॉर्थ इंडिया से आयरन्स ब्राह्मण्स आए और उन्होंने ना यहाँ पे आके कास्ट जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले तमिल आइडेंटिटी बिल्कुल इक्वलिटी में विश्वास किया करती थी और कास्ट सिस्टम से पोल्यूटेड थी नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया से जो आर्यन ब्राह्मण्स आए उन्होंने साउथ इंडिया में ये आइडेंटिटी कास्ट वाली चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी। पोल्यूटेड, नॉन पोल्यूटेड, प्योरिटी, नॉन प्योरिटी, ये सब चीज़ें नॉर्थ इंडिया से आर्यन्स ब्राह्मण्स लेके आए। बाद में देखो 1930s में जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने हिंदी को इम्पोज किया ना, तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने बोला ये तो एक प्रकार से आर्यनिस्तान प्रोसेस है, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो आर्यन्स ब्राह्मण्स हैं ना, उनके जो कस्टम्स हैं, उनकी जो भाषा है, उन सब चीज़ों को साउथ इंडिया में इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। ये तमिल आइडेंटिटी के ऊपर अटैक है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक है, मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक है। तो इसी वजह से तो लैंग्वेज जो है वो तमिलनाडु में काफ़ी इमोशनल इशू है, क्योंकि पास्ट में ना एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है तमिल लैंग्वेज के लिए, इसीलिए तमिल लोग लैंग्वेज को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहते हैं। बाद में देखो उन्होंने तमिल नेशनल आइडेंटिटी को ज़्यादा असर्ट किया बजाय के एज ए इंडिया नेशनल आइडेंटिटी। समझ गए? कांग्रेस इंडियन नेशनल आइडेंटिटी को ज़्यादा असर्ट कर रही थी और पेरियार तमिल आइडेंटिटी को ज़्यादा असर्ट कर रहे थे। इन्होंने पूरी कोशिश की कि द्रविड़ नाडु के रूप में अलग से देश बन जाए, लेकिन साउथ इंडिया के जो बाकी राज्य थे वो तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। 1940s में ना पेरियार ने अपनी एक अलग से पार्टी बना दी, डीके, द्रविड़र कजगम। अब इस पार्टी ने बोला था कि जो द्रविडियन लैंग्वेजेस है ना, ये सारी द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तो इन द्रविडियन लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग अलग से देश बनाते हैं, चलो, लेकिन बाकी लैंग्वेज बोलने वालों ने मना कर दिया था। तो कुल मिलाकर देखो इनका जो इन्फ्लुएंस है ना पेरियार का, वो तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएमके पार्टी
के जो फॉलोअर्स हैं उनमें पेरियार का इन्फ्लुएंस है, अक्रॉस द पार्टी लाइंस पेरियार का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इन्होंने तमिल लैंग्वेज के लिए, तमिल आइडेंटिटी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। 1973 में इनकी डेथ हो गई थी। और एक चीज़ और, इन्होंने ना महिलाओं के लिए भी, उनकी एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने ये बोला था कि महिलाओं को ना अपनी चॉइसेस में रैशनल होना चाहिए, मतलब इमोशनल नहीं होना चाहिए, लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। महिलाएं सिर्फ चाइल्ड बियरर यानी बच्चा पालने वाली ना बन के रह जाएं, उनका एम्प्लॉयमेंट में इक्वल शेयर होना चाहिए। इवन जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिसको इन्होंने लीड किया था ना, ये मूवमेंट बोलती थी कि शादी में जो रिचुअल्स है ना, वो शादी जो होनी चाहिए ना वो विदाउट रिचुअल्स होनी चाहिए। रिचुअल्स की कोई ज़रूरत नहीं है शादी में। और महिलाओं का शेयर होना चाहिए प्रॉपर्टी में, डाइवोर्स राइट्स भी महिलाओं के पास में होने चाहिए। लोगों को अपना, हम कास्ट लगाते हैं ना, नाम के बाद में कास्ट लगाते हैं, तो लोगों को नाम के बाद में कास्ट नहीं लगाना चाहिए, अपनी कास्ट मेंशन ही नहीं करनी चाहिए। इन्होंने 1930s में पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की, उसमें ना वो फूड जो दलितों के द्वारा बनाया जाता था, उस फूड को सभी वर्गों के लोग मिल के खाते थे, मतलब इंटर डाइनिंग होती थी। कुल मिला के देखो, इनके कुछ आइडियाज़, सभी नहीं, कुछ आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हो आंसर्स में। जैसे इंटर डाइनिंग वाला आइडिया अच्छा है, समाज में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, महिलाओं के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाई वो सही है। अब जाहिर तौर पे अलग से देश बनाने की इन्होंने मांग की, उसे थोड़ी ना आप सपोर्ट करोगे आंसर्स में, लेकिन मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाई, महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठाई, वो सब आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। और प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं आगे। इसी पर नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से है, इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 IR से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, प्रधानमंत्री मोदी ना यूएस की यात्रा पर जा रहे हैं और वहाँ पे क्वाड का समिट ऑर्गेनाइज होगा। लेकिन ये जो क्वाड का समिट ऑर्गेनाइज होगा ना, ये ऑर्गेनाइज होगा विल्मिंगटन डेलावेयर में। ये जो जगह है ना, ये बाइडन का होम टाउन है। तो बाइडन ने ना अभी जो क्वाड का समिट होगा ना, इसमें उन्होंने पर्सनल डायमेंशन अटैच कर दी है, मतलब अपने होम टाउन में ये समिट अटैच करवा के। क्या डिस्कस होगा इस मीटिंग में? मीटिंग में देखो ये डिस्कस होगा, क्वाड से रिलेटेड ना आइडियाज़ तो अच्छे अच्छे निकल के आए हैं, जैसे क्वाड के मेंबर कंट्रीज़ के बीच में हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कैसा हो, डिफेंस और रीजनल सिक्योरिटी को लेके कोऑपरेशन कैसे हो। लेकिन अभी क्वेश्चन ये उठता है, इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इन आइडियाज़ से संबंधित कोई रिजल्ट कैसे लेके आया जाए, इस चीज़ पे फोकस होगा। इसके बाद देखो, ये तो कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, जब बाइडन सत्ता में आए थे ना 2020 में, तो बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स ना डाउटफुल थे। डाउटफुल देखो इसलिए नहीं थे कि बाइडन के प्रेसिडेंसी में शायद इंडिया यूएस रिलेशंस खराब हो जाएं, नहीं, इस चीज़ को लेकर तो देखो कोई डाउट था ही नहीं, क्योंकि यूएस में ना दोनों पार्टीज़ का सपोर्ट है, रिपब्लिकन पार्टी का भी और डेमोक्रेटिक पार्टी का भी, कि इंडिया के साथ तो भाई अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं। तो इस बात का डर नहीं था। जब से बिल क्लिंटन 2000 में इंडिया की यात्रा पर आए थे ना, उसके बाद से यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं, सब ने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए हैं। तो डर देखो इस बात का था, बाइडन से पहले जो ट्रंप राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने इंडिया और यूएस रिलेशंस को एक नई डायमेंशन दे दी थी। वो इसलिए क्योंकि ना ट्रंप जैसे अफगानिस्तान से यूएस की आर्मी को वापस बुलाना चाहते थे। अगर देखो यूएस की आर्मी अफगानिस्तान से वापस आ जाती तो पाकिस्तान के ऊपर यूएस की जो डिपेंडेंस है ना, वो ख़त्म हो जाती। और ट्रंप इस चीज़ के काफ़ी पक्षधर थे कि अफगानिस्तान में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान से यूएस के ट्रूप्स को वापस लाया जाए। इसके अलावा ट्रंप चाइना से काफ़ी कन्फ्रंटेशन कर रहे थे, ट्रेड वार उन्होंने स्टार्ट कर दिया था चाइना के साथ, चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगा दिया था। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया। और जब देखो यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे फोकस करता है ना, तो मतलब वो बोलता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों के इंटरेस्ट सेम है,
तो दोनों ओशंस में लाइक माइंडेड कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए। इशारा चाइना की तरफ, मतलब चाइना के अगेंस्ट। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इंडिया का रोल काफ़ी बड़ा है चाइना के अगेंस्ट यूएस के लिए। तो ट्रंप ने इस स्ट्रेटेजी पे फोकस किया और क्वाड को उन्होंने रिवाइव कर दिया। तो ट्रंप इन सब इनिशिएटिव्स पे फोकस कर रहे थे, तो शक इस बात का था, डर इस बात का था, क्या इन सब इश्यूज पे बाइडेन उतनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे जितना ट्रंप कर रहे थे। लेकिन देखो एक्सपेक्टेशंस के विपरीत, बल्कि बाइडेन ने ना ट्रंप से 2 कदम आगे जाके काम किया इन इश्यूज पे। जैसे देखो अफगानिस्तान की बात कीजिए, अफगानिस्तान से यूएस अपनी आर्मी लेके आ गया 2021 में यूनिलेटरली, बिना कोई एग्रीमेंट किए। छोटा मोटा एग्रीमेंट तालिबान के साथ हुआ था। तालिबान ने बोला था कि हम यूएस की धरती, यूएस के अगेंस्ट हमारी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अदरवाइज देखो यूएस 2021 में यूएस अपनी आर्मी को वापस लेके आ गया था अफगानिस्तान से। उम्मीद नहीं थी बाइडेन इतना जल्दी फैसला लेंगे, और जैसे ही बाइडेन ने ऐसा किया, पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है यूएस के लिए बहुत कम हो गई। यूएस फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई। फिर बात आती है चाइना की। ट्रंप अगर चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव थे ना, तो बाइडेन ने भी चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर जो टैक्स लगा रखा था ना, उसे हटाने से मना कर दिया। बाइडेन बल्कि एक कदम आगे चले गए चाइना के अगेंस्ट। बाइडेन बोले जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, वो चाइना के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मतलब उन्होंने जो चिप्स वगैरह पहले जाती थी ना चाइना में, उन पे बैन लगा दिया, ये इंश्योर करने के लिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना के अंदर नहीं जानी चाहिए। अब देखो यूएस से चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव होता है ना, तभी यूएस को ज़्यादा इंडिया की आवश्यकता महसूस होती है। तो बल्कि बाइडेन और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए चाइना के अगेंस्ट। इसके अलावा उन्होंने क्वाड को बल्कि और ज़्यादा मजबूत कर दिया। क्वाड को वो उन्होंने समिट लेवल पे ले गए, वो क्वाड को, कि हर साल समिट ऑर्गेनाइज होगा क्वाड का। इसके अलावा बल्कि वो तो देखो चाइना के अगेंस्ट और भी ग्रुप्स और भी अलायंसेज उन्होंने बनाए। जैसे ओकस एक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस 3 देश हैं, इंडिया नहीं है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, और भी अलायंसेज उन्होंने बनाए चाइना के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप ने जिन इश्यूज को एनर्जी दी थी ना, डर इस बात का था कि बाइडेन उन इश्यूज को ज्यादा भाव नहीं देंगे, बल्कि बाइडेन एक कदम आगे बढ़ते हैं और उन इश्यूज पे बल्कि ज्यादा डबल डाउन करते हैं। तो इस वजह से बाइडेन के कार्यकाल में इंडिया और यूएस के रिलेशंस और अच्छे हो गए। और कुछ अच्छी अच्छी चीजें हुई, जैसे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया और यूएस के बीच टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेके। और इस इनिशिएटिव में फोकस देखो सिर्फ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को शेयर करने को लेके नहीं होगा, बल्कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भी होगा। मतलब इंडिया की कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करेगा यूएस, सेमीकंडक्टर्स, जेट इंजन्स, इन सब सेक्टर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, जब देखो कोविड की महामारी आई तो यूएस ने फोकस करना स्टार्ट किया कि यार सप्लाई चेन से ऐसी होनी चाहिए कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। कल को चाइना के साथ में टेंशन्स हो गई ना, तो ऐसा ना हो कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सप्लाई चेन्स को ना चाइना से डीकपलिंग की आवश्यकता है। जब यूएस ने ये करना स्टार्ट किया तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन के उभरा यूएस की इस चाइना से डीकपलिंग स्ट्रेटेजी में। वो बात अलग है, कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था एफडीआई वाले में कि चाइना से जब फर्म्स जाने लगी तो इंडिया को उम्मीद थी वो फर्म्स इंडिया में आएंगी, लेकिन काफ़ी कम एफडीआई इंडिया में आई। इवन यूएस ने ना अपने दूसरे एलाइज को भी मोबिलाइज किया, उनको बोला कि इमर्जिंग टेक फील्ड में आप इंडिया की मदद कीजिए, इंडिया के साथ कोऑपरेट कीजिए। और दोस्ती देखो एक तरफा नहीं है, अभी इंडिया का टैलेंट, इंडिया के स्टार्टअप्स, ये सब यूएस की इकोनॉमी, यूएस की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट यूएस को है, मतलब जितना भी है उसमें बड़ा हिस्सा यूएस को है। वैसे इंडिया का ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट है ही नहीं। इवन इसके बाद देखो नॉन मिलिट्री पार्टनरशिप काफ़ी मजबूत हुई है। क्वाड जैसे एक ग्रुप था, इंडिया ये चाहता था कि क्वाड एक मिलिट्री ग्रुप ना बने, क्वाड पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करे। पब्लिक गुड्स मतलब डिजास्टर के समय मदद, पब्लिक गुड्स जैसे देखो
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया चाहता था क्वाड ये सब काम करे बजाय मिलिट्री अलायंस बनने के, क्योंकि इंडिया को चाइना का डर था, सीधी सीधी सी बात है। और यूएस ने इंडिया की बात मान भी ली। यूएस ने क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस नहीं बनाया। इसके अलावा देखो काफ़ी रीजनल कोऑपरेशन एक्सपेंड हुआ यूएस के साथ, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ पार्टनरशिप, इन सब एरियाज में यूएस के साथ दोस्ती काफ़ी मजबूत हुई। कुल मिला के देखो बाइडन के कार्यकाल में ना रिश्ते बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो गए। प्राइवेट सेक्टर्स आज के समय में इंडिया और यूएस के काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया के रिश्ते चाइना के साथ काफ़ी ख़राब हैं, तो दोनों देशों के ना चाइना के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं। मतलब दोनों का सेम दुश्मन है चाइना। और बीच बीच में देखो चैलेंजेस भी आए, लेकिन उन चैलेंजेस का ना कोई खास असर नहीं पड़ा इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे। जैसे यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन वार में इंडिया ने यूएस के स्टैंड का समर्थन नहीं किया। इंडिया ने न्यूट्रल अप्रोच अपनाने की कोशिश की। रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए थे, यूएस ने प्रतिबंध लगाए थे, बट बावजूद इसके इंडिया ने रशिया से तेल परचेज किया। और इवन बांग्लादेश में अभी शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा बड़े प्रोटेस्ट के कारण। इवन इस इश्यू पे यूएस और इंडिया के जो विचार थे वो अलग अलग थे, बट ये जो इश्यूज है ना अब इंडिया यूएस रिलेशनशिप को प्रभावित नहीं करते। दोनों देशों की रिलेशनशिप काफ़ी रिजिलियंट हो गई है। कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि बाइडन की पॉलिसीज ने ना स्टेज सेट कर दी है। अब नया जो भी राष्ट्रपति आएगा, चाहे वो ट्रंप आए या फिर कमला हैरिस आए, उनके कार्यकाल में बल्कि इंडिया यूएस की रिलेशनशिप और मजबूत होगी, क्योंकि बेस तैयार कर दिया है बाइडन ने। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की इकोनॉमी के स्वीट स्पॉट से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, जो मेजर इकोनॉमीज की बात करें उनमें से इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी अभी आज के समय में वर्ल्ड की 5वें नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पॉइंट वाइज फॉर्म में बता देता हूं, 5वें नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और मीडियन एज यहां पे है 28। अभी 63% पॉपुलेशन हमारी वर्किंग एज में है। वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब 63% पॉपुलेशन 15 से 64 के बीच में आती है। लेकिन देखो चैलेंज ये है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन 2022 में इंडिया में कितना था? 55.2%। ये देखो काफ़ी चिंता की बात है। हमारे पास एडवांटेज है, 63% पॉपुलेशन हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन में आती है, बावजूद लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इतना कम है 55%। इससे देखो ये पता लगता है कि हमारी जो ग्रोथ है ना, हम बोलते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, ये जो ग्रोथ है वो सर्विस लेड ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग सेड लेड ग्रोथ नहीं है। आप बोलोगे सर मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ का क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा देखो ये होता है कि सर्विस सेक्टर ना ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ज़्यादा लोगों को सर्विस सेक्टर जॉब नहीं दे पाता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ज़्यादा लोगों को जॉब दे पाता है, ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर पाता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होनी ज़रूरी है किसी भी देश में, अगर ज़्यादा यंग लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो अभी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चल रही है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, ये अच्छी बात है, ये चलते रहना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बार की स्पीच में बोला बजट में, हमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है, कितना इनपुट लगा के हम कितना आउटपुट हासिल कर रहे हैं, वो होता है प्रोडक्टिविटी। अगर मान लीजिए पहले 5 यूनिट इनपुट लगा के 6 यूनिट आउटपुट मिलती थी तो 6/5 प्रोडक्टिविटी, लेकिन अब 5 इनपुट लगा के 7 आउटपुट मिल रही है, तो मतलब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। इसके अलावा देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बट अब बारी ना स्टेट गवर्नमेंट की है। असली एक्शन देखो स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक्शंस लेने होंगे। स्टेट लेवल पे अब हमारे देश को रिफॉर्म्स की आवश्यकता है।
इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ना मिल के काम करना होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। दो तरह की ग्रोथ होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ और दूसरा लेबर इंटेंसिव ग्रोथ। कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ देखो हमारे देश के लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जैसे मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, यूथ की संख्या ज़्यादा है तो उनको जॉब्स चाहिए, तो हमें चाहिए लेबर इंटेंसिव ग्रोथ। अब हो क्या रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 बोलता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ना कैपिटल टू आउटपुट रेशियो डिक्लाइन कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पहले मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा के 100 यूनिट आउटपुट निकल रही थी, ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अभी 1 लाख रुपए लगा के फैक्ट्री में उतनी ही आउटपुट निकल रही है 100 यूनिट। मतलब अब कम कैपिटल चाहिए, कम पैसा चाहिए उतनी ही आउटपुट हासिल करने के लिए। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस आ गई है कि अब कम पैसों की आवश्यकता है उतनी ही आउटपुट हासिल करने के लिए, तो ये रेशो डिक्लाइन कर रही है। लेकिन देखो दूसरी तरफ कैपिटल टू लेबर रेशो इंक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है, अगर देखो पहले 10 लाख पैसा हम लगाते थे तो एक वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए मिलती थी, बट अब देखो 20 लाख रुपए लगा रहे हैं तब जाके एक वर्कर को जॉब मिल रही है। ये देखो कैपिटल टू लेबर रेशो इंक्रीज होना, मतलब अब ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ रहा है उतने ही वर्कर को जॉब देने के लिए। तो ये चीज देखो इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। ये दोनों चीजें कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ का संकेत हैं, बट हमें चाहिए लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, क्योंकि हमारे पास लेबर ज्यादा है, हमें उन्हें जॉब्स देनी है, हमें उस एडवांटेज को यूटिलाइज करना है। अब एमएसएमईज और लार्ज बिजनेसेस के चैलेंजेस डिस्कस करते हैं राइटर। वो बोलते हैं देखो जो एमएसएमईज है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो साइज और स्केल में ना बड़ा नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें यह लगता है अगर हम बड़े हो गए तो कंप्लायंस ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा रूल्स मानने पड़ेंगे, सरकार का जो रेगुलेशन है हमारे ऊपर बढ़ जाएगा, तो इस वजह से वो छोटा ही रहना चाहते हैं। और जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो देखो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में एंटर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में एंटर किया तो लेबर लॉज का पालन करना पड़ेगा। लेबर लॉज काफ़ी पुराने हैं, इंडिया में अच्छे नहीं हैं, और ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये स्केलेबल नहीं है। ऐसा लगता है बड़े बड़े बिजनेसेस को, बड़े बिजनेस फर्म्स को, जैसे रिलायंस वगैरह हैं। इसलिए वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में नहीं एंटर करना चाहते। तो आवश्यकता यहां पे लेबर रिफॉर्म्स को लाने की है। अब हुआ क्या था, कुछ समय पहले 44 लेबर कोड्स को क्लासिफाई करके 4 लेबर कोड में बदल दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट लेवल पे, बट वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो स्टेट लेवल पे भी उन लेबर लॉज को इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तभी भरोसा आएगा बड़ी बिजनेस फर्म्स में कि हमारे देश में लेबर लॉज अच्छे हैं, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में हम एंटर कर सकते हैं। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लीजिए। 45% वर्कफोर्स हमारे देश में आज के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, और एग्रीकल्चर सेक्टर देश की जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे तो देखो हम डेवलप कंट्री नहीं बन सकते, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना कम कंट्रीब्यूट करता है और मेजर वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। और इससे ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज्ड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स है ना, जैसे देखो कोई रेडी लगाता है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, यहाँ पे 19% देश की वर्कफोर्स काम करती है, और ये सेक्टर हाईली फ्रेगमेंटेड है। हाईली फ्रेगमेंटेड का मतलब ये है कोई रेगुलेशन नहीं, कोई इकोनॉमी ऑफ द स्केल नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं लोग, कोई टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं, तो प्रोडक्टिविटी कम है। हमें हमारे देश में लेबर को ना कैपेबल बनाना होगा कि वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके, वो इकोनॉमी ऑफ द स्केल का फायदा उठा सके। सिर्फ अपने आप को कोई यूज करेगा पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड, उससे वो एम्प्लॉयमेंट तो कमा लेगा, लेकिन असली ग्रोथ तब आएगी ना, वो पर्सन जो है सिर्फ अपने आप को यूज करने के बजाय 10 और लोगों को भी जॉब दें, वो अपने बिजनेस को इकोनॉमी ऑफ स्केल पे ले जाए। इसके बाद राइटर बोलते हैं ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे
हाई ग्रोथ इंश्योर की जा सकती हैं और लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स हैं। लॉजिस्टिक्स मतलब जैसे कोरियर कंपनीज हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, टूरिज्म, अपैरल, टॉयज, ये सब हाई ग्रोथ पोटेंशियल सेक्टर्स हैं। बट देखो, हमें स्किल अपग्रेड करने की आवश्यकता है देश के यूथ में, ताकि वो हाई वैल्यू जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। अभी स्किल की देखो बहुत दिक्कत है। हम बात करें 15 से लेकर 29 के एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में ना सिर्फ 4.4% जो वर्कफोर्स है ना, वो औपचारिक रूप से स्किल्ड है। आप देख लीजिए स्किल का लेवल क्या है हमारे देश में। स्किल शॉर्टेज को देखो एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, जैसे ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, इनका ना इंडस्ट्रीज के साथ में टच कम है। तो होना ये चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज है ना, वो इनके लिए करिकुलम बनाए, सिलेबस बनाए। तो इससे ITI से जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे ना, वो जॉब रेडी होंगे। अभी इंडस्ट्रीज की शिकायत ये रहती है कि जो इंडस्ट्रीज से पास आउट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे काम के नहीं है। काम के नहीं है तो भाई तुम ही आके यहाँ पे करिकुलम बना दो ना, लेकिन इसके लिए कोऑपरेशन चाहिए। फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। अभी सरकार ने बजट में कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं, वो अच्छी शुरुआत है। अब देखना होगा कि उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। उसमें इंटर्नशिप वगैरह का स्कोप है और अप्रेंटिसशिप का भी स्कोप है कि आप जॉब ज्वाइन कर लो, शुरुआत में कम पैसे लगेंगे, कंपनी आपसे काम भी करवाएगी, कम सैलरी मिलेगी, लेकिन आप सीखोगे। और स्किलिंग देखो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। थोड़ा तो हमारे देश में ना कल्चर भी चेंज करने की आवश्यकता है। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे लोग जो तैयारी करते हैं ना जॉब की, सरकारी जॉब की, उनकी सोच ऐसे होती है कि एक बार सरकारी जॉब लग जाए फिर कुछ बार बार सीखने की जरूरत नहीं है। सीखना तो देखो यार लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये कहने की बात है कि गवर्नमेंट जॉब्स में सीखने की आवश्यकता नहीं है। सीखोगे नहीं तो पिछड़ जाओगे, आप पिछड़ोगे देश पिछड़ेगा। हमेशा सीखने की ललक रहनी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी, वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अच्छी शुरुआत है। ये पॉलिसी फाउंडेशनल स्किल्स पे फोकस करती है। हाई ऑर्डर कोग्निटिव स्किल्स मतलब सोचने और समझने की शक्ति जिससे डेवलप हो बच्चों में, क्रिटिकली बच्चे सोच सकें, ऐसी स्किल्स डेवलप करने की बात करती है ये पॉलिसी। बट देखो समय समय पे इस पॉलिसी का ना रिव्यू होते रहना चाहिए और अपडेट होते रहना चाहिए इस पॉलिसी को। ऐसा नहीं कि अब आई है तो अब 20-25 साल भूल जाओ, अब कोई नेक्स्ट जब एजुकेशन पॉलिसी आएगी तब देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखो AI एंड मशीन लर्निंग की बात आती है। जो लो स्किल्स रिपीटेटिव टास्क है ना, वो देखो खतरे में है AI की वजह से। अब जैसे डेटा एंट्री की जॉब है, लो स्किल रिपीटेटिव टास्क है, ऐसी जॉब्स खतरे में हैं। बट देखो ये AI मशीन लर्निंग ना पूरे तरीके से जॉब्स को ख़त्म नहीं करेगी कभी भी। ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन ओवरसाइट की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी ही। हमें ना AI को लेके बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, जहां इनको प्रॉपरली रेगुलेट करने की आवश्यकता है, रेगुलेट किया जाए, और दूसरी तरफ AI से जो फायदे लेने चाहिए ना, उन फायदों को सरकार को लेना चाहिए जल्द से जल्द। 2030 तक अनुमान ये है AI और मशीन लर्निंग की जो मार्केट है ना, $826.73 बिलियन की हो जाएगी। इंडिया के पास एडवांटेज है। AI और मशीन लर्निंग से संबंधित टैलेंट के मामले में ना इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, लेकिन दिक्कत यह है हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। टैलेंट हमारे देश में AI से संबंधित दूसरे नंबर पे है, बावजूद इसके हमारे देश में डिमांड एंड सप्लाई गैप 51% है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए जब इतना ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन फिर भी डिमांड सप्लाई गैप है। तो यहाँ पे देखो फ्यूचर ग्रोथ का मौका ज़बरदस्त है, AI में ज़बरदस्त ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। अब कंक्लूजन की बारी आती है। कंक्लूजन में देखो बोला जाता है कि चैलेंज तो है, हमारे देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो उनको जॉब्स देना ये इंडिया के सामने चैलेंज है। बट देखो ज़्यादा पॉपुलेशन का होना वर्किंग एज में ये ज़्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन टू, कंपेयर करें चाइना से, जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है। चाइना, जापान, यहाँ पे पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, तो कम से कम उससे तो अच्छा ही है ना कि हमारे देश में अभी फिलहाल वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इंडिया की पोजीशन अभी अच्छी है। बट आवश्यकता देखो ये है कि उस टैलेंट पूल को यूज किया जाए, और उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को ना सिर्फ हम हमारे लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन अभी डिक्लाइन कर रही है,
उनके पास लेबर है ही नहीं, बट हमारे पास लेबर है। आवश्यकता यही है कि हम उनको यूज कर पाएं। इंडिया की पोजीशन अभी काफी स्वीट है, लेकिन ये और ज्यादा स्वीट होगी अगर हम कुछ स्टेप्स लेंगे, अगर कुछ स्किल दे पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एआई से रिलेटेड नई नई स्किल्स। और इसका फायदा देखो ना सिर्फ इंडिया को होगा बल्कि पूरे वर्ल्ड को होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखो जो स्टैटिक टॉपिक है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब जुडिशरी की जवाबदेही तय करना। क्यों आवश्यकता है? सबसे पहले जनता का भरोसा अपहोल्ड करने के लिए, टू अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट। अगर देखो जो अमीर लोगों के केसेस हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी तो गरीब लोगों को तो लगेगा ना कि हमारा कोई नहीं है, ये जुडिशरी सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करती है। दूसरा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जजेस ही जजेस को अभी अपॉइंट करते हैं तो ये गलत है। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे देखो सीजीआई जो है वो डिसाइड करते हैं कौन सा केस किसके पास जाएगा, जबकि वो खुद भी केस की सुनवाई करते हैं, तो ये यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ जजेस के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे, जैसे जस्टिस रामास्वामी, जब जस्टिस रंजन गोगोई थे, अब तो ये रिटायर हो चुके हैं, इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगे थे। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि जुडिशरी अपने डोमेन से बाहर जाके काम करती है, मतलब जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलता है। और अगर देखो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, जवाबदेही फिक्स नहीं होगी, तो अपनी पावर का जजेस पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे, पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे और कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होगा। क्या स्टेप्स लिए गए हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए? रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ आया 1997 में, सुप्रीम कोर्ट ये लेकर आया था। फिर बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 में आया। एक बिल आया था 2010 में, पास नहीं हो उसका था, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010। इसमें प्रोविजन था नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी इस्टेब्लिश करने का, बट पास नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंपॉर्टेंट केसेस की लाइव प्रोसीडिंग होगी, होती भी है आजकल। ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 आया। इसमें बोला गया कि जजेस को अपॉइंट करते वक्त मेरिट एंड इंटीग्रिटी प्राइम क्राइटेरिया होगा। फिर एससी वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में सीजीआई ने डिक्लेयर किया, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो पब्लिक अथॉरिटी हैं, आरटीआई के अंदर आते हैं और आरटीआई के अंदर उन्हें रिप्लाई देना पड़ेगा। क्या स्टेप्स चाहिए? स्टेप्स चाहिए, देखो मीडिया ना जजमेंट का एकेडमिकली एनालिसिस करें। मीडिया जजमेंट को ना सनसनीखेज बना देती है और लॉजिक पे बात नहीं होती जजमेंट पे। अगर जजमेंट में जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं उस पर सीरियस डिस्कशन होना तो जजेस को भी डर लगे कि हाँ हमारी जजमेंट को देखा जा रहा है। अदरवाइज तो उन्हें लगता है कि यार कौन पढ़ने वाला है, दो चार लोग पढ़ेंगे, जो दो चार तो मतलब कहने की बात है, मतलब बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ेंगे, बाकी कोई देखेगा ही नहीं देश में हमने क्या लिखा है जजमेंट में। और जुडिशरी के लिए भी इंडिपेंडेंट जुडिशियल लोकपाल चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए जजेस के लिए आज के समय के हिसाब से। 2 लेवल जुडिशियल डिसिप्लिन मॉडल होना चाहिए। पहले लेवल पे अगर गलती की है फाइन सस्पेंड, दूसरे लेवल पे रिमूव करो। और जब देखो जजेस को अपॉइंट किया जाता है ना तो ये देखा जाए उन्हें भारत की डाइवर्सिटी, भारत की सेंसिटिविटी अवेयरनेस के बारे में अवेयरनेस है या नहीं है, तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए अपॉइंटमेंट में। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट में देखो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो कैपिटल टू लेबर रेशो के इंक्रीज होने से संबंधित है, इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और पॉलिसी मेकर्स को कैसे दो चीज़ों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दूसरा नीड ऑफ जॉब क्रिएशन। आपको 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इस डिस्कशन में देखो फिलहाल इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।